किया गया है। अब आप लोग एक एक बात को सुनिए बड़े ध्यान से। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए, आपको क्या क्या चीज़ें आज बताई जा रही है, आप लोग एक एक चीज़ों को बहुत ध्यान से सुने और समझें। आप लोग लॉ के स्टूडेंट हैं। लॉ जो होता है हम लोग का विधि, वो दो प्रकार का होता है। बेसिक चीज़ से आज आप लोग को हम ले चल रहे हैं, बड़े ध्यान से आप लोग देखें। देखिए, सबसे पहले आप लोग देखें कि जो लॉ होता है, जिसको हम लोग कहते हैं विधि, ये दो प्रकार का होता है। ये हो सकता है आपको एलएलबी में ना बताया गया हो और आपको जानकारी भी ना हो। जिनको जानकारी है वो बहुत अच्छी बात है, जिनको जानकारी नहीं है वो ध्यान से सुने। देखिए, लॉ दो प्रकार का होता है, इसको क्लासिफाइड करिए। एक लॉ को हम लोग कहते हैं डिवाइन लॉ, डिवाइन लॉ। और दूसरे लॉ को हम लोग कहते हैं ह्यूमन लॉ, ह्यूमन लॉ। देखिए, जो डिवाइन लॉ होता है इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं दैवी विधि, दैवी विधि। और जो ह्यूमन लॉ होता है इसको हम लोग कहते हैं मानवीय विधि, मानवीय विधि। ये ध्यान से रखिए, दो प्रकार की विधियां होती है। बहुत डिटेल में हम आप लोग को सब बताएंगे। आप लोग बड़े ध्यान से इसको सुनते चलिए और फिर आपके सामने एक एक बात को रखा जाएगा। तो पहले तो आप लोग ये डिवाइड कर लो कि जो लॉ होता है वो दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग कहते हैं डिवाइन लॉ और दूसरे को हम लोग कहते हैं ह्यूमन लॉ। अब इसमें देखिए, जो इधर जो दोनों प्रकार के लॉ है, एक एक को देखिए। पहले डिवाइन लॉ को आप समझिए। डिवाइन लॉ, देखिए जो डिवाइन लॉ होता है इसके नाम ही से लग रहा है दैवी विधि, दैवी विधि। देखिए, डिवाइन लॉ कहते हैं किसको है? ऐसा लॉ जिसको कि ईश्वर ने बनाया है, गॉड ने बनाया है, खुदा ने बनाया है। जो भी सुपर पावर है, हर धर्म के अनुसार हिंदू लोग उसको ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग उसको खुदा कहते हैं। ईसाई समुदाय के लोग उसको गॉड कहते हैं। यानी कि जो सुपर पावर है उसने जो लॉ डेवलप किया है उसको हम लोग कहते हैं डिवाइन लॉ। इसको आप लोग एक शब्द में ऐसे लिखो, ईश्वर, खुदा, गॉड द्वारा निर्मित विधि, द्वारा निर्मित विधि। यानी इसमें जो ह्यूमन बींग होते हैं, मानव होते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं होता। और ये जो लॉ हैं इसके एग्जाम्पल क्या हैं? हिंदू लॉ, हिंदू लॉ। इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है मुस्लिम लॉ। दूसरा एग्जाम्पल है इसका मुस्लिम लॉ। इसका दूसरा एग्जाम्पल है मुस्लिम, मुस्लिम लॉ। और ध्यान रखिएगा, ईसाइयों के लिए जो बनाया गया उसको हम लोग कहते हैं क्रिश्चियन लॉ। जो हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ और क्रिश्चियन लॉ है, ये इसको हम लोग कहते हैं गॉड गिफ्टेड। इसको हम लोग कहते हैं गॉड गिफ्टेड, यानी ईश्वर ने बनाया। जैसे हम लोग का जो हिंदू लॉ है
जो बनाया गया, जैसे वेद, जो भी हमारे ऋषि मुनियों को उस ईश्वर का जब साक्षात्कार हुआ लाइट एंड साउंड के फॉर्म में, तो उस शक्ति ने जो अपने बारे में बताया उसको हम लोग कहते हैं वेदों में संकलित किया गया। वो हमारा 4 वेद बना। हमारा उपनिषद है, पुराण है, ये सब के सब ईश्वर के द्वारा दिए गए जो वचन हैं उन्हीं के अनुसार बनाए गए। अब देखिए, इसके बाद जैसे मुस्लिम ला है, खुदा का फरमान जो पैगंबर साहब को मिला, उसको पैगंबर साहब ने अपने परम शिष्य अबू बकर को बताया। अबू बकर ने उसको कोडिफाइड किया और वो बन गया कुरान। तो इसको हम लोग कहते हैं डिवाइन लॉ। ये उत्तराखंड के सिविल जज के एग्जाम में ये पेपर आप लोग के कोर्स में है, हिंदू लॉ मोहम्मदन लॉ, उससे क्वेश्चन आएंगे। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट, जिसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन लॉ। अब देखिए, आज हम लोग बेसिक चीज समझ जाएंगे तो फिर कल से गाड़ी बड़ी तेजी से दौड़ेगी। अब हम लोग आएंगे ह्यूमन लॉ पर। देखिए, जो मानवीय विधि है, मानवीय विधि ह्यूमन लॉ, ये क्या होती है? मानव के द्वारा मानव के लिए निर्मित विधि, ह्यूमन के द्वारा ह्यूमन के लिए बनाई गई विधियां। ये लॉ कैसे बना, कब से डेवलपमेंट हुआ, तो ये ध्यान रखिएगा। 1858, 1858 इंडिया के लिए, क्योंकि 1858 के पहले इंडिया में कोई भी कोडिफाइड लॉ नहीं था, कोई भी संहिताबद्ध लॉ नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ उसमें मुगल सम्राट शासन करते थे और उसी के पैरेलल ईस्ट इंडिया कंपनी चलती थी। तो न तो मुगल सम्राटों ने कोई कोडिफाइड लॉ बनाया जो आज चल रहा हो, और न ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोई लॉ बनाया जो आज चल रहा हो। लेकिन जब 1857 की क्रांति हो गई, रिवोल्ट हो गया, तो रिवोल्ट के बाद 1858 में जो ब्रिटेन के क्राउन थे, राजा महाराजा, तो उन्होंने क्या किया, इस देश का नाम, हम लोगों के देश का नाम रखा ब्रिटिश इंडिया, और इसको पूरा अपने हाथ में ले लिया। और 1858 से एक एक कानून बनना शुरू हुआ जो उन लोगों ने 1947 तक बनाया। इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं क्राउन का पीरियड। 1858 से 1947, 1857 से 1947 का जो पीरियड है वो क्राउन का पीरियड है। इसमें हम लोग के लिए अनेक लॉ बनाए गए, जैसे आईपीसी बनी, इसी में हम लोग का सीआरपीसी बना, एविडेंस एक्ट बना, हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना, सीपीसी बनी, अनेकों लॉ डेवलप की गई इसमें। तो ये ध्यान रखिएगा कि मानव के द्वारा मानव के लिए जो लॉ डेवलप किया जाता है उसको कहते हैं ह्यूमन लॉ। जैसे आईपीसी लॉर्ड मैकाले के ड्राफ्ट पर बनाए गए हैं। आप लोग एविडेंस एक्ट पढ़ते हो सर तो ये जो जितने भी लॉ हैं ये मानव के द्वारा मानव के लिए बनाए गए। जैसे एविडेंस एक्ट पढ़ते हो, सर जेम्स स्टीफेंस के ड्राफ्ट पर बना हुआ है। तो ये आप लोग ध्यान रखना कि मानवीय विधि उस विधि को कहते हैं जो मानव के द्वारा मानव के लिए बनाया जाता है, ह्यूमन के द्वारा ह्यूमन के लिए बनाया जाता है। अब इसके आगे हम लोग आते हैं, देखिए, जो ह्यूमन लॉ होता है, जो ह्यूमन लॉ होता है ये 2 प्रकार का होता है। ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को बताई जा रही है, ये केवल जूरिस्प्रूडेंस के टीचर ही बताते हैं। अब देखिए, जो ह्यूमन लॉ होता है ये 2 प्रकार का होता है। ह्यूमन लॉ, एक को हम लोग कहते हैं
देखिए आज हम लेट स्टूडेंटों को एडमिशन दे रहे हैं, जो आप लोग किट किट कर रहे हैं हम देते जा रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्लास आप लोग समय से जुड़ने की आदत बनिए। जज बनना है तो जज जैसे अपने कुर्सी पर ठीक 10 बजे बैठ जाते हैं, और जिन्होंने न देखा हो आके हाई कोर्ट में देख ले। तो आप जज बनने का ड्रीम लिए हो तो समय की बहुत ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट समझिए। ये नहीं कि आप 8:30 8:45 जब चाहे तब जोड़ रहे हैं, सर आपको जोड़ते जा रहे हैं। आज की छूट है केवल। देखिए सर के बहुत ही नियम सख्त हैं, ढीले नियम नहीं है। तभी आपको क्या होगा, सफलता मिलेगी। अगर सर लिबरल हो जाएंगे, ढीले हो जाएंगे, तो कभी आपको सफलता नहीं मिलेगी। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि पढ़ाते समय माइंड डाइवर्ट हो जाता है जब आप लोग जुड़ते हैं, क्योंकि सर के पास न तो कोई किताब रहती है, न तो सर के पास कोई नोट्स रहते हैं, केवल अपने दिमाग से आप पढ़ाते हैं। इसलिए आप लोग समय से 8 बजे ठीक जुड़ जाए करिए। ये सर का आप लोग को रिक्वेस्ट भी है, डायरेक्शन भी है, ऑर्डर भी है। देखिए ह्यूमन लॉ दो तरह के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं सब्सटेंटिव लॉ। देखिए ध्यान से समझिए, एक है सब्सटेंटिव लॉ और दूसरे को हम लोग कहते हैं प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ। देखिए जो सब्सटेंटिव लॉ है, इसको हिंदी में दो नाम से जानते हैं, सारवान विधि और दूसरे को हम लोग कहते हैं मौलिक विधि। मौलिक विधि। दूसरी तरफ अगर आप प्रोसीजर लॉ को देखिए तो इसको हम लोग कहते हैं प्रक्रियात्मक विधि। प्रक्रियात्मक विधि। ये दो प्रकार की विधियां होती हैं। ठीक है। अब आप लोग ये जाने कि सारवान विधि किसको कहते हैं और प्रक्रियात्मक विधि किसको कहते हैं, ये आप लोग आज जाने। देखिए सारवान विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें विधि के सामान्य सिद्धांत, विधि की प्रकृति, नेचर ऑफ द लॉ, जिसमें किसी अधिकार की बात की जाती है, राइट्स की, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की जाती है, दायित्व की, या किसी को दंड दिलाने की बात की जाती है, पनिशमेंट दिलाने की बात की जाती है, उसको हम लोग कहते हैं सब्सटेंटिव लॉ। इसको हम एक सिस्टमेटिक डेफिनेशन के फॉर्म में आप लोग के सामने बोल रहे हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए, जीवन भर के लिए आप लोग को याद हो जाएगा। लिखिए, सब्सटेंटिव लॉ डिफाइंस rights and responsibilities. Substantive law define rights and responsibilities in civil law. And crimes and punishment. Crimes and punishment in criminal law. In criminal law. हिंदी में आप लोग लिख लें, मौलिक विधि या सारवान विधि में अधिकार और दायित्व तथा आपराधिक विधि में दंड की उपबंध दिए होते हैं। अब आप लोग इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए सब्सटेंटिव लॉ के। देखिए,
आईपीसी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, टीपीए, टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, संविदा अधिनियम, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, नेक्स्ट इंडियन ट्रस्ट एक्ट, भारतीय न्यास अधिनियम, एक्सेट्रा आदि। ये सब्सटेंटिव लॉ है। अब देखिए प्रोसीजरल लॉ क्या है। प्रोसीजरल लॉ, प्रक्रियात्मक विधि, उस लॉ को कहते हैं जिसमें कि सब्सटेंटिव लॉ को प्रोसीड किया जाता है, प्रक्रिया में लाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रोसीजरल लॉ। लिखें, प्रोसीजरल लॉ डिफाइन द रूल with which substantive law may enforced। प्रक्रिया, प्रक्रियात्मक विधि हिंदी में, उस विधि को कहते हैं जिसमें न्यायालय सारवान विधि को प्रक्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिए, सीआरपीसी, सीपीसी, एंड एविडेंस एक्ट। ये आप लोग का प्रक्रियात्मक विधि है। अब एक हेडिंग डालिए आप लोग। ये जो हेडिंग हम आप लोग को डला रहे हैं, ये इंटरव्यू के में आप लोग से पूछा जाएगा। जो हम आप लोग को हेडिंग में लिखवाना जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, ये इंटरव्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेडिंग ये डालिए, रिलेशन बिटवीन सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। मौलिक विधि तथा सारवान विधि में संबंध, दोनों में क्या रिलेशंस है। तो देखिए, जो हम लोग का सब्सटेंटिव लॉ होता है, इसको हम लोग प्राइमरी लॉ कहते हैं, और जो हम लोग का प्रोसीजरल लॉ होता है, इसको हम लोग जो है सेकेंडरी लॉ के रूप में बोलते हैं। इसको जरा आप लोग लिखिए, हम आप लोग को बोल रहे हैं। देखिए, सब्सटेंटिव लॉ इज कंसीडर्ड टू बी मेन लॉ ऑब्लिक प्राइमरी लॉ। एंड प्रोसीजरल लॉ एज सबऑर्डिनेट लॉ। देखिए, इसको आप लोग इस तरह समझिए, जैसे कोई ऑफेंस है, चोरी। अब आपके घर में चोरी हो गई,
आपके सामान की चोरी हो गई, थेफ्ट हो गया, तो क्या सब्सटेंटिव लॉ काम करेगा, क्या प्रोसीजर लॉ काम करेगा? इसको एग्जाम्पल से हम समझा रहे हैं आप लोग को। जैसे चोरी हो गई, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये राइज होता है कि चोरी किसको माना जाएगा, कब चोरी का ऑफेंस माना जाएगा। इसके लिए आपको आईपीसी के सेक्शन 378, जो आईपीसी की धारा 378 है, उसमें जो परिभाषा बताई गई है कि मोइबल प्रॉपर्टी हो, किसी की कस्टडी में हो, डिसऑनेस्टली से उसको मूव कराया जाए, अगर ये सब इंग्रेडिएंट्स पूरे हो रहे हैं 5, तभी चोरी माना जाएगा। अब इंग्रेडिएंट्स अगर पूरे हो गए तो वो चोरी है, वो सब्सटेंटिव लॉ है। अब क्वेश्चन ये होता है कि जिसने हमारा सामान चुराया है उसको हम कैसे दंड दिलवाएं, उसको हम कैसे पनिशमेंट दिलवाएं। तो उसके लिए लॉजिंग ऑफ द एफआईआर, उसके अगेंस्ट हमको एफआईआर करनी पड़ती है। एफआईआर कहाँ होती है? सीआरपीसी के सेक्शन में 154 में सीआरपीसी। तो जो हमारा सब्सटेंटिव लॉ है वो कैसे प्रोसीड करेगा, वो जो प्रोसीड करता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रोसीजर लॉ। सीआरपीसी में ही बताया गया इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा। आपके जो एफआईआर लॉज हो जाती है उसमें पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है, वो सीआरपीसी में बताया गया। 156 से लेके 173 सब क्लास 2, 156 से लेके 173 के पार्ट 2 तक इन्वेस्टिगेशन। ट्रायल कैसे चलेगा ये भी सीआरपीसी में बताया गया है। 225 से लेके 265 तक 4 प्रकार के ट्रायल होते हैं। ट्रायल में कैसे कैसे एविडेंस की जरूरत पड़ेगी ये आपको एविडेंस एक्ट में पढ़ाया जाता है। तो ये जो होता है ये दोनों के बीच में बहुत ही क्लोज रिलेशंस होते हैं और उसी से हम लोग की लॉ आगे बढ़ती है। व्यवहारिक रूप में आप लोग को बता दें, जैसे 2 प्रकार के डॉक्टर होते हैं, एक डॉक्टर फिजिशियन होते, एक डॉक्टर सर्जन होते। एक डॉक्टर फिजिशियन होते हैं जिनके पास एमडी की डिग्री होती है, हायर डिग्री एमडी। दूसरे डॉक्टर जो सर्जन होते हैं उनके पास हायर डिग्री एमएस होती है। जो फिजिशियन होते हैं वो दवा के बल पर हम लोगों को ठीक करते। अगर जरूरत सर्जरी की पड़ती है तो हम लोग सर्जन के पास जाते हैं, और सर्जन क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं, प्रोसीजर में लाते हैं और फिर दवा से हम लोग को ठीक करते हैं। तो सब्सटेंटिव लॉ हमारा फिजिशियन डॉक्टर की तरह है और जो हमारा प्रोसीजर लॉ है वो सर्जन वाले डॉक्टर की तरह है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम इस पे आते हैं, जो हम लोग का आज का टॉपिक है सीआरपीसी पे। ये बेसिक चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई। अब देखिए जो सीआरपीसी है ये ब्रिटिश पीरियड में पहली बार बनाई गई, और इसका जो सही सही नाम है आपको जिसका नाम लिखना है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये इसका पूरा नाम है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीआरपीसी सीआरपीसी बोलते रहते हैं, और हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। देखिए जो ये हम लोग की सीआरपीसी है ये पहली बार ब्रिटिश पीरियड में 1898 में बनी, 1898 में पहली बार जो हम लोग की सीआरपीसी बनी सिस्टमेटिक फॉर्म में ब्रिटिश पीरियड में 1898 में, 1898 में। इसको हम लोग आज के समय में बोलते हैं ओल्ड सीआरपीसी, ओल्ड सीआरपीसी, पुरानी सीआरपीसी। अब देखिए जो ये सीआरपीसी बनी इसमें क्या क्या क्लासिफिकेशन था, इसमें 3 बातों को आपको ध्यान में रखना है। पहला,
इसमें जो सेक्शन थी 565, 565 धाराएं थी, सेक्शंस। इसमें जो चैप्टर थे, अध्याय जिसको हम लोग बोलते हैं 46 चैप्टर्स। और तीसरी चीज जो इसमें थी वो 5 शेड्यूल्स, 5 शेड्यूल्स थे। ये इंटरव्यू में आप लोग से पूछा जाता है, कभी कभी प्री में भी आ जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो ओल्ड सीआरपीसी थी, जो अब इनएक्टिव हो गई है, अब लागू नहीं है, उसमें जो प्रोविज़न थे 565 धाराएं थी, 46 चैप्टर थे और 5 इसमें शेड्यूल्स दिए हुए थे। ये ध्यान रखिएगा कि जो ये सीआरपीसी हम लोग की बनी थी, ये ब्रिटिश पीरियड से लेके स्वतंत्रता के बाद तक लागू थी। और यहाँ तक कि जो इंडियन हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, भारतीय संविधान, उसके बनने के बाद भी ये लागू थी। ये 75 वर्ष तक चली। देखिए 1898 में ये बनी थी और 1973 तक ये लागू थी। ये 75 ईयर्स तक इन फोर्स थी। ब्रिटिश इंडिया में भी थी और जो हम लोग का डेमोक्रेटिक इंडिया था, लोकतांत्रिक भारत था, वहां पर भी लागू थी। 75 ईयर के बाद ये देखा गया कि ये ओल्ड सीआरपीसी के बहुत से प्रोविज़न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच कर रहे हैं, भारतीय संविधान के बहुत से प्रोविजंस को ब्रीच कर रहे हैं। तब ये कहा गया कि इसमें जो जो प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच कर रहे हैं उसमें चेंजेस किया जाए। तो जो कमेटी में रिपोर्ट वगैरह दिया, उसमें मैक्सिमम सेक्शन में चेंजेस की बात कही गई। तो ये हुआ कि एक बार स्टूडेंट पुरानी सेक्शन को पढ़े, फिर संशोधन को पढ़े, अमेंडमेंट को पढ़े, तो सीआरपीसी बहुत लेंदी हो जाएगी। तब हमारी सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया कि बेटर ये होगा कि पुरानी सीआरपीसी को हटा दिया जाए और आप लोग के लिए एक नई सीआरपीसी बने। तो ये ध्यान रखिएगा 1973 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नई सीआरपीसी हम लोग के लिए बनाया, जो आज भी हम लोग इससे जुड़े हुए। अब देखिए जो नई सीआरपीसी थी, इसका क्या क्लासिफिकेशन था। इसमें देखिए जो सेक्शन थी वो 484 की गई, 484 सेक्शंस। जो इसमें चैप्टर रखे गए 37 चैप्टर्स, और जो इसमें शेड्यूल्स रखे गए वो 2। ये प्रेजेंट की सीआरपीसी का क्लासिफिकेशन है, 37 चैप्टर्स, 484 सेक्शंस और 2 शेड्यूल्स। देखिए जो चैप्टर है उसी में सेक्शन दी हुई है। थोड़ा सा जो आप लोग के लिए कन्फ्यूज़न होता है, आप लोग कभी कभी परेशान हो जाते हो, ये शेड्यूल्स क्या है, अनुसूची क्या है। तो देखिए इसमें 2 शेड्यूल सीआरपीसी में है। हम लोग इसको 2 नामों से जानते हैं, अनुसूची 1, अनुसूची 2, शेड्यूल फर्स्ट एंड शेड्यूल सेकंड। देखो जो शेड्यूल फर्स्ट है उसमें क्या किया गया है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में 6 कॉलम बनाए गए, 6 कॉलम। फर्स्ट कॉलम में सीआरपीसी के सेक्शन, और वो भी पनिशमेंट वाली, जैसे अगर मर्डर है तो 302 लिखा होगा। दूसरे कॉलम में उस सेक्शन का आईपीसी में नाम क्या है, हत्या, मर्डर, वो लिखा हुआ है। तीसरा कॉलम में यह बताया गया है कि इसका पनिशमेंट क्या है, मर्डर का। फोर्थ वाले कॉलम बताया गया है कि बेलेबल ऑफेंस है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है। फिफ्थ कॉलम में बताया गया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। फिफ्थ वाले कॉलम बताया गया ये संज्ञेय अपराध है कि असंज्ञेय अपराध है। और जो 6 नंबर का कॉलम है
उसमें आप लोग को बताया गया है ट्राइबल बाई सेशन जज और मजिस्ट्रेट। 6 प्रकार की बातें हैं। एक पनिशमेंट के सेक्शन, उस पनिशमेंट का आईपीसी में नाम क्या है, उसका पनिशमेंट कितना है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वो बेलेबल ऑफेंस है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, अब वो ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट है कि ट्राइबल बाय सेशन जज है। एक लॉ के स्टूडेंट को जिसको कि जुडिशरी में जाना है, जिसको एपीओ बनना है और जिसको क्रिमिनल का लॉयर बनना है, टॉप मोस्ट लॉयर, उसको ये शेड्यूल फर्स्ट बिल्कुल याद होनी चाहिए। आपसे किसी ने कहा हाउस ट्रेसपास हो गया तो ये कैसा ऑफेंस है, अब आप ये नहीं कि सीआरपीसी पलट रहे हो, आपको मालूम होना चाहिए हाउस ट्रेसपास जो है गृह अत्याचार, किस सेक्शन में है, क्या उसका पनिशमेंट है, बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है। ये एक अच्छे एडवोकेट को, एपीओ को, और आप लोग सिविल जज की तैयारी कर रहे हो, सिविल जज के स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए। जो इसका शेड्यूल सेकंड है नई सीआरपीसी का, उसमें बताया गया है प्रो फार्मा, जो कोर्ट के द्वारा सम्मन भेजा जाता है, वारंट भेजा जाता है, सर्च वारंट है, डेथ वारंट है, अटैचमेंट कुर्की है, वो क्या लैंग्वेज होगी, मजिस्ट्रेट क्या लिखेंगे उसमें, वो मजिस्ट्रेटों को, जजेस को शेड्यूल सेकंड के प्रोफार्मा के अकॉर्डिंग अपना ऑर्डर बना के पुलिस स्टेशन पे या एक्यूज पर्सन को या विटनेसेस को देना पड़ता है। ये 2 शेड्यूल्स आपके सामने रखी गई। जो हमारी ये सीआरपीसी है, इसका एग्जाम में आता है डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। ये हमारी सीआरपीसी लागू कब से हुई, प्रवर्तन की तिथि, लागू होने की तिथि, तो आप लोग इसको आज नोट कर लो कि जो सीआरपीसी का डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है वो है 1 अप्रैल 1974, 73 नहीं, 1 अप्रैल 1974। और 31 अक्टूबर 2019 से 31 अक्टूबर 2019 से ये होल द इंडिया में इम्प्लीमेंट हो गया है। जो जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होती थी, 31 अक्टूबर 2019 से इसको जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और जो जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है, वो जिस कानून के द्वारा लागू किया गया है उस कानून का नाम है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019। डेट याद रखिए 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 2019। अब देखिए डियर स्टूडेंट, जो आप लोग के सामने ये नई सीआरपीसी आई, अब ये सीआरपीसी बनाने का क्या मोटिव था, क्यों ये सीआरपीसी बनाई गई, तो आप लोग अभी लिखिए ऑब्जेक्ट। ये सब आपके प्री के मेंस के इंटरव्यू में आते हैं ये सब। अब आप लोग को पढ़ना है ऑब्जेक्ट ऑफ न्यू सीआरपीसी, न्यू सीआरपीसी। जो नई सीआरपीसी 1973 की है, इसका उद्देश्य क्या था, क्यों ये बनाया गया, तो देखो इसको 3 इसके उद्देश्य थे। देखो एक चीज़ आप लोग को आज बता दें, सर जो आप लोग को पढ़ाएंगे, आज भी पढ़ाएंगे, आगे भी जो पढ़ाएंगे, पुराने स्टूडेंटों को मालूम है सर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है क्लासिफिकेशन कर करके कम शब्दों में बड़ा अच्छा नोट्स बनना। थोड़े आप लोग डायग्राम बना बना के क्लासिफिकेशन कर करके आप अपने नोट्स को बनाएंगे तो आपको जल्दी याद हो जाए। बहुत ज़्यादा किताब से उतारने की ज़रूरत आप लोग को नहीं है। तो देखो इसके आपके सामने 3 ऑब्जेक्ट्स हैं।
पहला है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को लागू करना, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। को लागू करना, यह सबसे पहले चीज थी। दूसरा था जो डिले होता था, डिले को रिमूव करना, विलंब को समाप्त करना। और तीसरा था इजी प्रोसीजर, सरल प्रक्रिया। सरल प्रक्रिया, तीन चीजों के लिए आपकी नई सीआरपीसी पार्लियामेंट के थ्रू बनाई गई। अब देखिए क्या क्या चीज थी। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिसको आप लोग जूरिस्प्रूडेंस में और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ते हैं। जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, इसको सीआरपीसी में लागू करना था। देखो, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस दो बातों को कहता है। पहला बात तो यह कहता है कि दोनों पार्टी को सुनो, जजेस के लिए, हियरिंग द बोथ पार्टीज। और पार्टीज को कहता है कि कोई व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होगा। अगर आपके कोई सिविल राइट टूटते हैं, आपके साथ कोई क्राइम होता है, तो इसके लिए आपको कहा गया है कि आप कोर्ट जाइए। अगर आप सिविल सूट लेकर कोर्ट जाते हैं तो आपका नाम होगा प्लेंटिफ, वादी। अगर आप क्रिमिनल सूट लेकर कोर्ट जाते हैं तो आपका नाम होगा कंप्लेनेंट। यानी पक्षकार लोग कोर्ट में जाए और इस नाम से जाए। ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो देखो, जो क्रिमिनल सूट है वो किस नाम से चलता है? स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड, राज्य बनाम अभियुक्त। अगर पुलिस के सामने आपने एफआईआर दर्ज कराई तो ये केस चलेगा स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड। एक्यूज वह व्यक्ति होता है जिसने आपके साथ अपराध किया। ठीक। डिले, देखो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होती थी कि जो क्रिमिनल सूट है वो बहुत डिले हो जाते थे, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आईओ होते थे उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं थी कि वो अपनी चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट कितने दिन में जमा करेंगे कोर्ट में। 2-2 साल 3-3 साल आईओ के पास पड़ी रहती थी। तो जब तक चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट कोर्ट नहीं आएगी तब तक कोर्ट आगे कैसे प्रोसीड करेगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इसको दूर किया गया नई सीआरपीसी में, अभी बताएंगे आप लोग को। फिर जो प्रोसेस था, प्रोसीजर, उसको इजी बनाया गया। क्या इजी बनाया गया? सबसे पहले जो प्रॉब्लम ये थी कि मजिस्ट्रेटों का बंटवारा नहीं था, मजिस्ट्रेटों का जुरिस्डिक्शन फिक्स नहीं था। क्योंकि सीआरपीसी में दो तरह के मजिस्ट्रेट काम करते हैं, एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, और एक काम करते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो ये एडवोकेट को मालूम ही नहीं रहता था ये केस जुडिशियल वाले के पास जाना है कि ये जाना है एग्जीक्यूटिव वाले के पास। तो इसको सबसे पहले दूर किया गया। तो ये तीन मोटिव को लेकर आपकी सीआरपीसी बनाई गई। डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको हम क्या बताएं। जैसे आप एपीओ का सिविल जज का इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपसे कहा जाएगा नेचर ऑफ सीआरपीसी क्या है, बताइए। आप लोग से कहा जाएगा व्हाट इज द नेचर ऑफ सीआरपीसी। नेचर ऑफ सीआरपीसी, तो मैक्सिमम स्टूडेंट कहता है कि ये प्रोसीजरल लॉ है। आप लोग कहते हो कि ये प्रोसीजरल लॉ है। एग्जामिनर आपसे थोड़ा हिंट आउट करेंगे कि पूरा सीआरपीसी 37 चैप्टर प्रोसीजर है। तो आपने गलती से कहीं कह दिया हाँ, तो आपने गलत आंसर दिया, आपने गलत आंसर दिया। देखिए, जो सीआरपीसी है
ये नॉर्मली तो प्रोसीजर लॉ है, ध्यान रखिएगा, बट इसके दो चैप्टर जो हैं वो हैं सब्सटेंटिव लॉ के। इसके दो चैप्टर हैं सब्सटेंटिव लॉ के। अब वो दो चैप्टर कौन से हैं सब्सटेंटिव लॉ के? तो देखो, पहला चैप्टर है मेंटेनेंस, भरण पोषण। और ये जो दिया गया है सीआरपीसी के सेक्शन 125 से 128। सीआरपीसी में जो मेंटेनेंस है, भरण पोषण है, ये आपका ध्यान रखिएगा, ये सब्सटेंटिव लॉ का पार्ट है और ये फुली सब्सटेंटिव लॉ है, घबराने की जरूरत नहीं है। और दूसरा आप लोग का है प्रिवेंटिव, देखिए दूसरा है प्रिवेंटिव एक्शन, ऑफ ऑफेंसेस। इसको लिख लीजिए, अपराधों के निवारण के कार्य, अपराधों के निवारण के कार्य। इस पे जो सेक्शन रन करती है 149 से 153, 149 से 153, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीआरपीसी में दो चैप्टर ऐसे हैं जो सीआरपीसी को सब्सटेंटिव लॉ में बदल देते हैं। ये आप लोग जिनको मालूम है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम है वो आज इसको मालूम कर लें और जान लें। अब देखिए, आता है अगला चीज कि जो हमारी नई सीआरपीसी है इसके फीचर्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। जैसे हम लोग मानव हैं, हम लोग के मानव के अंदर विशेषता होती है, ऐसे सीआरपीसी में भी काफ़ी विशेषताएं हैं। तो ये आज का जो लास्ट टॉपिक आपके सामने हम रख रहे हैं, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में आएगा, मुख्य परीक्षा में आएगा कि साइलेंट फीचर्स ऑफ सीआरपीसी। राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स ऑन साइलेंट फीचर्स ऑफ न्यू सीआरपीसी। नई सीआरपीसी की प्रमुख विशेषताओं पर लिखें। अब देखो क्या क्या है नई सीआरपीसी की विशेषताएं। साइलेंट फीचर्स ऑफ न्यू सीआरपीसी। जितनी बातें हमने अभी तक बताई आप लोग को सब समझ में आ गया, ठीक है ना? जो बातें आपको बताई गई हैं वो हम पूरा उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत इजी फॉर्म में बताया गया है। अभी तो कोई ना सेक्शन स्टार्ट हुई है, अभी ना तो कोई केस ला स्टार्ट हुआ है, अभी ना तो कोई प्रीवियस ईयर का हमने क्वेश्चन सॉल्व कराया है, ध्यान रखिएगा। अभी तो हमने सीआरपीसी का जो बेस है, जिस पे हमारी सीआरपीसी खड़ी हुई है, उसको हमने आपके सामने रखा। और देखो एक चीज आप लोग को बता दें, जिस स्टूडेंट को सीआरपीसी सीपीसी नहीं क्लियर हुई, सिविल लॉ का सीपीसी और क्रिमिनल लॉ का सीआरपीसी, वो बिल्कुल उम्मीद न रखे कि वो क्वालिफाई कर पाएगा सिविल जज, एपीओ, एडीजे, जो भी आप बनना चाहते, क्योंकि ये दो पेपर कठिन नहीं है, टेक्निकल पेपर। इसमें आपको एक सीनियर टीचर की जरूरत पड़ती है। टीचर केवल अपने अनुभव के आधार पर, जो इतने दिनों उन्होंने टीचिंग किया है, आप जैसे स्टूडेंटों को पढ़ाया है और पढ़ा के उनको ले जाके उनके लक्ष्य तक सामने खड़ा कर दिया। ये आपका सामने सिविल जज का लक्ष्य है, पकड़ लो। तो वो आप लोग को वहां तक तो पहुंचाया जाएगा, आपके लक्ष्य तक, लेकिन उस लक्ष्य को पकड़ना आपकी जिम्मेदारी। सर नहीं पकड़ाएंगे, सर केवल आपको ले जाके वहां पे पहुंचा देंगे।
तो सीआरपीसी बहुत ही टेक्निकल पेपर है, लेकिन इस बात का मैं बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास कर लिए गए लास्ट तक, कोई क्लास छोड़ेंगे नहीं। जहाँ पर कोई दिक्कत आएगी सर से पूछ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया। तो जिस दिन मेरे द्वारा ये कहा जाएगा कि अब आज से सीआरपीसी खत्म, तो आप एक सीआरपीसी के बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो जाएंगे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन वो यात्रा कठिन यात्रा है, डे बाय डे आपको डेली क्लास करना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी वो आपको करना पड़ेगा। ऐसा आप करते चलेंगे तो जो सीआरपीसी वो क्लियर हो जाएगी। इसी प्रकार जो आईपीसी है, एविडेंस एक्ट है, जो जो पेपर है सब क्लियर हो जाए। लेकिन उसके लिए आप लोग को रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी। ये नहीं कि आज क्लास की है, फिर 15 दिन के बाद फिर किसी दिन याद आया फिर क्लास कर लिए, फिर 2 दिन बाद क्लास आया फिर कर लिए, ऐसे नहीं। क्लास को आपको रेगुलर करना है। और डियर स्टूडेंट, अपने कैरियर से बड़ा कोई काम नहीं। अपने जो कैरियर है, आपका जो कैरियर है, उससे बड़ा तो मैं नहीं समझता कोई काम है। तो आप लोग का जो कैरियर है उसके लिए आप अपना समय निकालिए, टाइम निकालिए और लगिए। देखिए अब क्या क्या इसके साइलेंट फीचर्स है, हम एक एक आपके सामने बोलते जा रहे हैं, आप लोग लिख लो कि नई सीआरपीसी के क्या क्या फीचर्स है। नंबर पहला फीचर्स एक ये है कि जो ओल्ड सीआरपीसी में 565 सेक्शन थी उसको घटा के नई सीआरपीसी में 484 बना दी। पहला, ओल्ड सीआरपीसी की 565 सेक्शन को रिड्यूस करके घटा के नई सीआरपीसी में बना दिया गया 484। नंबर एक। नंबर दो, नंबर दो लिखिएगा कि जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके जुरिस्डिक्शंस को डिवाइड कर दिया, बांट दिया गया। कौन सा काम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेंगे, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, और कौन से काम जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेंगे, न्यायिक मजिस्ट्रेट। दोनों के जुरिस्डिक्शंस को अलग अलग कर दिया गया। और जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उनकी पावर को रिड्यूस कर दिया गया। उनको सीआरपीसी में बहुत थोड़ा काम दिया गया है, बाकी मैक्सिमम काम सीआरपीसी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दिया गया है। देखिए जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं उनको हम लोग कहते हैं एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम, एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और तीसरे डीएम। एसडीएम, एडीएम, डीएम। और जो हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनके नाम हैं सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। 3 प्रकार के जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तीसरा क्या कहा गया है, अगर किसी एक्यूज पर्सन को अरेस्ट किया गया और कोर्ट के द्वारा उसकी बेल रिजेक्ट कर दी गई, रिजेक्ट कर दी गई, अब वो जेल चला गया, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कहा गया है, आईओ को, अगर उसका अपराध 10 साल तक का है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कहा गया है कि आप अपना इन्वेस्टिगेशन 60 डेज के अंदर पूरा कर लीजिए। यानी डेट ऑफ एफआईआर से लेकर 60 दिन के अंदर अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लीजिए, अन्वेषण, और जो आपको पुलिस रिपोर्ट है वो कोर्ट को भेज दीजिए। अगर एक्यूज पर्सन ने ऐसा अपराध किया है जो 10 वर्ष से ज़्यादा का है, डेथ सेंटेंस का है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का है, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कहा गया कि 90 डेज के अंदर आप अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लीजिए, 90 डेज के अंदर। अब देखिए,
अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर 60 और 90 डेज को फॉलो नहीं कर पाते तो ऐसे कंडीशन में उस अरेस्ट पर्सन को बेल पर छोड़ दिया जाएगा। वो जो जेल में कस्टडी में है एक्यूज पर्सन, उसको बेल पर छोड़ दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें अमेंडमेंट किया गया। अगला नंबर, अगर कोई एक्यूज पर्सन जेल चला गया है, बेल रिजेक्ट हुई है, जितने दिन वो जेल में रहा है, अगर उसको ट्रायल कोर्ट ने सजा दे दिया, तो जितने दिन की सजा दी जाएगी उसमें वो समय घटा दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा जितने दिन वो जेल में रहा। अगर कोई एक्यूज पर्सन बेल रिजेक्ट होने के कारण जितने दिन जेल में रहा और बाद में ट्रायल कोर्ट ने उसको कारावास की सजा सुना दी, तो जितने दिन वो जेल में रह चुका है उतना टाइम ड्यूरेशन कम कर दिया जाएगा उसकी सजा में। ये नया सीआरपीसी में एक और अमेंडमेंट किया। फिर देखिए, नई सीआरपीसी में कहा गया कि जो एफआईआर लॉज होगी 154 सीआरपीसी में, वो 3 कॉपी में बनेगी, 3 कॉपी में, और तीनों कॉपी में इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, थाने के भार साधक अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। ओरिजिनल कॉपी 24 आवर के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट को भेज दी जाएगी। सेकेंड कॉपी फ्री ऑफ कास्ट विक्टिम को दे दी जाएगी, पीड़ित को जिसने एफआईआर लॉन्च कराया है। और तीसरी कॉपी थाने पर रहेगी, तीसरी कॉपी थाने पर रहेगी। ये सीआरपीसी में एक अमेंडमेंट, नई सीआरपीसी में ये प्रोविजन जोड़ा गया। इसके बाद नई सीआरपीसी की विशेषता ये है कि अगर पुलिस ऑफिसर आपकी एफआईआर को नहीं लिखता है, थाने पे नहीं दर्ज करता है, तो ये कहा गया कि आप इसकी सूचना अपने जिले के एसपी को दे सकते हैं बाई पोस्ट। क्योंकि 1973 तक हमारे यहाँ पोस्टल सर्विसेज बहुत स्ट्रांग हो गई थी, तो ये कहा गया कि वो पोस्टल सर्विसेज के थ्रू आप अपनी कंप्लेंट को अपने जिले के एसपी को भेज सकते हैं। नई सीआरपीसी में एक प्रोविजन ये और जोड़ा गया है कि जो कोर्ट सम्मन भेजता है, सम्मन चाहे तो बाई पोस्ट भी भेज सकता है, डाक के द्वारा, क्योंकि पोस्टल सर्विसेज हम लोग क्या है, स्ट्रांग हो गई है। फिर देखिए, जो ब्रिटिश पीरियड में जूरी की व्यवस्था थी, जूरी के द्वारा भी क्रिमिनल केसेस सुने जाते थे, जूरी के सिस्टम को खत्म कर दिया गया। नई सीआरपीसी में जूरी के सिस्टम को खत्म कर दिया गया, कोई जूरी वगैरह अब नहीं है। नेक्स्ट, नई सीआरपीसी में जो देखिए, ओल्ड सीआरपीसी में 3 प्रकार के मजिस्ट्रेट होते थे, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड थर्ड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तृतीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो थर्ड क्लास के जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते थे, वो लॉ ग्रेजुएट नहीं होते थे, वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल कर नहीं आते थे, बल्कि जो कोर्ट का एम्प्लॉय होता था उसको प्रमोट करके तृतीय श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट बना दिया जाता था। तो चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट था,
कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि जो जजेस होंगे वो लॉ ग्रेजुएट होंगे। तो नई सीआरपीसी में जो तृतीय श्रेणी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, थर्ड क्लास के, उनका पोस्ट को एबॉलिश कर दिया गया। बल्कि नई सीआरपीसी में अब जो मजिस्ट्रेट है, सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी थर्ड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को हटाकर अब 3 प्रकार के नए मजिस्ट्रेट बनाए गए। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये कहा गया कि जो पुलिस रिमांड मांगती है, जितने टाइम पर अगर पुलिस किसी को रिमांड पर मांगती है और कोर्ट उसको अलाउ कर देता है, तो जितने टाइम तक कोई व्यक्ति रिमांड पर रहता है, अगर बाद में उसको ट्रायल कोर्ट के द्वारा कन्विक्शन दे दिया जाता है, तो कन्विक्शन में से जितने दिन वो रिमांड पर रहा है वो टाइम ड्यूरेशन घटा दिया जाएगा, वो टाइम ड्यूरेशन घटा दिया जाएगा। फिर एक चीज देखिए, नई सर दोबारा सीआरपीसी बताओ प्लीज। नई सीआरपीसी में एक चीज और जोड़ी गई कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो किसी को मैक्सिमम 15 दिन तक के लिए रिमांड पर दे सकते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी एक्यूज पर्सन को मैक्सिमम 15 दिन तक के लिए एक बार रिमांड दे सकते हैं। किसी कारण से अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 1973 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट बहुत कम होते थे, एक डिस्ट्रिक्ट में 2-3 लोग होते थे बस। तो नई सीआरपीसी में जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थे, कार्यपालक मजिस्ट्रेट थे, उनको भी रिमांड देने की पावर दे दी गई। तो नई सीआरपीसी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के साथ साथ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी रिमांड की पावर दी गई है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी को मैक्सिमम 15 दिन तक रिमांड पर दे सकता है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट केवल 7 दिन तक। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट केवल 7 दिन तक रिमांड पर आप लोग किसी भी एक्यूज पर्सन को दे सकते, लेकिन शर्त यह है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल न हो, उपलब्ध न हो, तभी पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास उस एक्यूज पर्सन को ले जाएगा रिमांड के लिए। लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव पर्सन है, सॉरी जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, तब पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा। इसके बाद नई सीआरपीसी में सबसे एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन ये जोड़ा गया कि देखिए, जो मेंटेनेंस था, भरण पोषण, 1956 के पहले, 1956 के पहले तक कोई भी मेंटेनेंस का प्रोविजन नहीं था। पहली बार हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के द्वारा मेंटेनेंस का प्रोविजन बनाया गया। और 1956 में जब बनाया गया मेंटेनेंस का प्रोविजन, इसको सिविल लॉ में रखा गया, सिविल लॉ, और इसका सूट भी सिविल नेचर का सूट की तरह चलता था। लेकिन ये देखा गया कि मेंटेनेंस की जरूरत हमें आज है। मान लीजिए किसी ने 1 जनवरी 2022 को मेंटेनेंस सूट फाइल किया, तो मेंटेनेंस तो हमको आज चाहिए ना। और वो मिलता था 10 साल, 15 साल, 5 साल, टाइम ड्यूरेशन कोई फिक्स ही नहीं था। तो जो भी 2 साल, 4 साल, 5 साल लगता था, वो क्या खाएगा, कैसे सरवाइव करेगा। तब नई सीआरपीसी में मेंटेनेंस को क्रिमिनल सूट मान लिया गया। ये कहा गया जिसको मेंटेनेंस लेना है उसके पास 3 ऑप्शन हैं। या तो वो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में चला जाए सिविल सूट लेकर, दूसरा सीआरपीसी के सेक्शन 125 में आ जाए कंप्लेंट के फॉर्म में, और तीसरा कहा गया है कि वो चाहे तो सिविल और क्रिमिनल दोनों सूट एक साथ चलाए।
ये पूरा डिपेंड करता था उस व्यक्ति के ऊपर कि वो कैसे मेंटेनेंस चाह रहा है। ठीक? ये बहुत बड़ा ये प्रोविज़न जोड़ा गया इसमें क्रिमिनल लॉ में। अब देखिए, ये हमारे सीआरपीसी के साइलेंट फीचर्स है। ये ध्यान रखिएगा, ये आपके मेंस के एग्जाम में आएगा लिखने के लिए। तो जैसे आपको समझाया गया है ऐसे आप लोग एक एक करके इसको अपने पेपर में नोट कर लीजिएगा। और जो आज का वीडियो रिकॉर्डेड है सर ये आप इसको ट्रांजिट रिमांड क्या होता है? बाद में भी देख सकते। क्या चीज? ये ट्रांजिट रिमांड क्या होता है सर? ट्रांजिट रिमांड जो होता है वो पुलिस जो होता है टाइम बीइंग के लिए मांगती है। इसका सीआरपीसी में कोई जिक्र नहीं है, ध्यान रखिएगा, कोई भी जिक्र नहीं है किसी भी सेक्शन में। जो रिमांड होती है 167 सीआरपीसी में दी जाती है, 167 सीआरपीसी में। अब देखिए डियर स्टूडेंट, आज आप लोग को ये जो बेसिक चीज़ें बताई गई, आज आप लोग को न्यू ईयर पर इनवाइट किया गया था कि आप लोग जो हमारे अपने पुराने स्टूडेंट हैं जो रेगुलर क्लास करते हैं, आज नए लोगों को इनवाइट किया गया था कि आप लोग जुड़िए और ये जानिए कि जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस है इस पे कैसे क्लासेस चलती है, कैसे सर पढ़ाते हैं, कैसे बताए जाते हैं। तो अगर आप लोग इसके परमानेंट हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि जब अब ये जो क्लास है ये कल भी संडे को चलेगी, कल छुट्टी नहीं है, संडे को चलेगी। लेकिन संडे को उन्हीं लोग को क्लास मिल पाएगी अब जो लोग परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के एडमिशन लिए हुए स्टूडेंट हैं। बहुत दिनों से स्टूडेंटों की डिमांड थी कि सर डेमो क्लास दे दीजिए, कोई कहता था ट्रायल क्लास दे दीजिए, तरह तरह की बातें करते थे। तो हमने निर्णय लिया कि 1 जनवरी को आप लोग को ये जो आप लोग की डिमांड है इसको पूरा कर दिया जाएगा और आज 1 जनवरी को पूरा भी कर दिया गया। अब आगे जो कल की क्लास है वो चलेगी 8 बजे से 9:30 बजे, जो टाइम है यही टाइम रहेगा। 3 दिन सीआरपीसी चलेगी, 3 दिन आईपीसी चलेगी, क्योंकि एपीओ के एग्ज़ाम जो हेलो आने सर। वाले हैं। हाँ बोलिए, क्या पूछ रहे हैं? सर पहले ही बोलना चाहता सर हैप्पी न्यू ईयर सर। थैंक यू। सर एक डाउट है सर। हाँ। सर 125 जैसे सीआरपीसी में सर, सर सिर्फ वुमेन के लिए है और तीनों ग्राउंड है वहाँ पे फाइल कर सकते हैं मेंटेनेंस। हम्म। सर ऐसा कोई ग्राउंड है मेल के लिए सर, जो मेल होता है जिसका सफिशिएंट नहीं है एसेंशियली जो चलने के लिए उसके कोई ऐसा कोई ग्राउंड है लॉ में अच्छा जो मेल भी मेंटेनेंस फाइल कर सकता है एगेंस्ट हिज वाइफ? अच्छा, देखिए, पहली बात तो जो आपकी सीआरपीसी है उसमें मेल के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। हरियाणा के हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन है। अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई डिसीजन आ जाता है कि मेल पर्सन भी अपने वाइफ से मेंटेनेंस मांग सकता है, तो आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होल द इंडिया में लागू माना जाता है, पूरे भारत में, आर्टिकल 141। तो चूंकि हरियाणा हाई कोर्ट का है तो उससे केवल हरियाणा के लोग ही बाध्य हैं, अदर स्टेट के हाई कोर्ट नहीं बाध्य। तो आज के डेट में अभी ऐसा कोई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस ला नहीं है और सीआरपीसी में तो कोई प्रोविजन ही नहीं है। ठीक। और किसी कुछ सर वो पूछना है? अपनी बात पूरी करो सर, वो बीच में रोक दी गई थी। क्या हुआ? आप बता रहे थे ना कुछ। बताया तो अभी हमने आपको सर आंसर। सीआरपीसी और आईपीसी के लिए आप बता रहे थे ना, तो सर आईपीसी स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, आईपीसी हाँ, के कुछ चैप्टर हो नए गए नए जो एडमिशन लिए स्टूडेंट हैं उनके लिए। और आप बाकी कल जिनके को। कोर्स छूटते हैं वो सब कराए जाते हैं। कोर्स किसी का एक भी न चैप्टर छूटता है न एक भी सेक्शन छूटती है। ठीक है। सर सर आईपीसी में पुलिस। कितना हो चुका है? आईपीसी हमारे पास 4-5 चैप्टर हो चुके हैं। वो कोई आपके वो जिस दिन आप लोग एडमिशन लेते हो उसी दिन आपका बैच स्टार्ट होता है, ये आप ध्यान रखिएगा।
जिस दिन आप एडमिशन लोगे उसी दिन आपका बैच स्टार्ट होगा। पीछे क्या हुआ है आपसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको सब रोटेशन में क्लास चलती है। ये सीआरपीसी की क्लास मैं अभी जुलाई वगैरह में पूरी करा चुका हूँ, फिर से आज हमने स्टार्ट किया। पुराने लोग का हो गया, फिर नए लोग को स्टार्ट किया गया। तो ये तो रोटेशन की क्लास चलती है, ठीक है। हेलो सर क्या पे रहेगा इसका, पे वगैरह जो भी है मंथली? आप लोग हमसे अभी क्लास जब खत्म हो जाएगी तो बात कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए सर जो ज्यूरी क्या होता है? है ज्यूरी जो आपने बताया था, ज्यूरी खत्म कर दिया जूरी गया है। होता है 2 या 3 लोग बैठकर किसी भी चीज़ को डिसाइड कर देते हैं। जैसे मिस इंडिया प्रतियोगिता होती है, मिस इंडिया प्रतियोगिता में क्या होता है, किसी को जूरी बना दिया गया। मिस वर्ल्ड में किसी को जूरी बना दिया गया। तो 2 या 2 से अधिक लोगों को बैठा दिया जाता था, जिनको कि जज का स्टेटस दिया। जज नहीं होते थे, जज का स्टेटस। तो सर ये जो मेडिसिन और आर्बिट्रेशन वगैरह जो होते हैं, ये क्या चीज है? ये सुलह कराने का है ना, कि जैसे अगर आप चाहते हो कोर्ट के बियॉन्ड आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कराना चाहते हो, मत कोर्ट जाओ, आप आर्बिट्रेटर को सुपुर्द कर दो। ये होता है। देखिए सर के कुछ अपने ये ज्यूरी जो सही है क्या? पब्लिकेशन है, देखिए आप लोग के लिए एक कंप्लीट जनरल स्टडीज का पैकेज है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक, पॉलिटी, नेशनल मूवमेंट 6 वॉल्यूम में है। जी ये हिंदी मीडियम में है, ध्यान रखिएगा, ये वाला जो जनरल स्टडीज़ है। जी जी इसके बाद सर का एक क्रिमिनल का पैकेज है, आईपीसी, सीआरपीसी, ऑडियंस। ये डिगलॉट में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ये ध्यान रखिएगा, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आईपीसी, सीआरपीसी, ऑडियंस। इसके बाद एक कंप्लीट पैकेज सर का है क्रिमिनल लॉ का मेंस का। ये भी डिगलॉट फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर, कैसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे इसके आंसर देने हैं। इसके बाद देखिए सर ने एक इंटरव्यू की किताब लिख दी है, कैसे तैयार कर contact दी है। करते हैं आपसे? इसको सारे स्टूडेंटों ने मंगा लिया है, जिनके पास ना हो वो भी मंगा सकते हैं। फिर देखिए यूपी एपीओ की जो वैकेंसी आ रही है, उसके लिए आप लोगों के लिए यूपी एपीओ का एक गाइड पूरी लॉ के नोट्स के रूप में रेडी है, हमारे पास अवेलेबल है। यूपी का सिविल जज, जो 10 पेपर आते हैं सिविल जज में, जूरिस्प्रूडेंस है, आईपीसी, सीआरपीसी, सब पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, सब पे लेटेस्ट केस ला, यानी कंप्लीट पैकेज है। देखिए एमपी का सिविल जज आया है। एमपी के लिए आप लोगों के लिए 2 किताबें तैयार हैं, इसमें पूरे सिलेबस आप लोग के दिए हुए हैं। बिहार का एचजेएस जो वैकेंसी आई है बिहार के हायर जुडिशियल की, ये कंप्लीट पूरी लॉ के नोट्स हैं आप लोगों के लिए। इसके बाद जो बिहार का एपीओ का प्री हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, उसके मेंस होने जा रहे हैं। उसमें एक पेपर आता है माइनर एक्ट, 6 माइनर एक्ट है, जो सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उस पर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आप लोगों के लिए लॉ नोट्स रिजी है। देखिए बिहार का एपीओ, इसका भी एडवर्टीजमेंट आ रहा है, बिहार ने अपने कैलेंडर में दे दिया है। एपीओ के लिए भी आप लोगों के पास ये किताबें आ गई है, आप लोग इसको देख सकते हैं। फिर जो उत्तराखंड का एपीओ का प्री हो चुका है, जिसका रिजल्ट आना है, उसके भी आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए नोट्स रेडी है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे आप लोग इसको कैसे ले सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है सर का, और जो सेकंड वाला नंबर है 9005078691, सेकंड वाला, ये हमारा जो नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर तो है, ये गूगल पे भी नंबर है, ठीक है। तो जो भी सामग्री होगी वो गूगल पे के थ्रू होगी। आप अपना स्क्रीनशॉट गूगल, ये हमारा व्हाट्सअप है नंबर, इस पे डाल देंगे, अपना पोस्टल एड्रेस सेंड कर देंगे तो आपको भेज दी जाएगी। देखिए डियर सर जीके स्टूडेंट, के लिए भी हमसे लें सर? एक सेकंड नेहा बता रहे हैं आपको। देखो जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस है, अब जैसे आप लोग जुड़े हो, अभी तक ये ऑफलाइन क्लासेस थी, 2 साल से इसको ऑनलाइन कर दिया गया है, और ये अब ऑनलाइन ही चलेगा। किसी को इलाहाबाद आने की ज़रूरत नहीं है सर के पास, क्योंकि ऑफलाइन टोटल बंद है और खुलने की भी कोई उम्मीद नहीं है। तो ये जो क्लासेस हैं आप लोग के लिए, जो एचजेएस का है, पीसीएसजे का है, एपीओ का है, ये सारे बैचेस की क्लासेस स्टार्ट है, और बैच के अकॉर्डिंग
उसमें टाइम ड्यूरेशन भी दिया गया है, फीस स्ट्रक्चर भी दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट, हाँ बोलिए क्या है। सर अगर कोई सिर्फ एक बुक पढ़ना चाहे जैसे सीआरपीसी या एविडेंस, हम्म, वो पढ़ सकता है फिर? हाँ बिल्कुल पढ़ सकते, बिल्कुल पढ़ जी सकते, सर। ठीक है। एक और तो सवाल क्वेश्चन हाँ सर। बोलिए बोलिए आधे बोलिए। केसों में हम चार्जशीट करते हैं, क्या फाइल चीज? चार्जशीट होता है आधे केसों में, हाँ आधों में फिर स्टेटमेंट वो लेते हैं, हाँ, वो क्या होता है सर? आधे केसों में स्टेटमेंट होता है, आधे में आने चार्ज। दीजिए, चैप्टर एक एक जाएगा तो आप लोग को पहले देखिए, आप पढ़ लीजिए पहले तो आपको सीआरपीसी की ABCD से Z तक आ जाए, तो जब आप जी लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको पूरा क्लियर होगा। अब जैसे हम आपको चार्जशीट के लिए पहले आपको 170 बताएं सीआरपीसी की, कि 170 में चार्जशीट आती, फिर 173 सब क्लास 2 पुलिस रिपोर्ट बताए, तो उससे आपको अच्छी तरह नहीं समझ में आएगा, वो हल्का फुल्का आ जाएगा, उससे आपका काम बनना नहीं है। सारे आंसर आप लोग को दिए जाएंगे, कोई भी आंसर छूटेगा नहीं, लेकिन बेटर ये होगा कि वो चैप्टर आ जाए तब आप पूछ ले, या क्लास खत्म हो जाए तब आप पूछ। ऐसे जी बीच में बताने से न तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि सीआरपीसी बिल्कुल जिग जैग मोशन में है, टेढ़ी मेढ़ी भागी हुई है, उसको बड़े सिस्टमेटिक फॉर्म में बताना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, तब आप लोग को समझ में आता है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग को लास्ट में सर ये बोल रहे हैं कि आप लोग अगर क्लास से जुड़ना चाहते हैं, जो जो आपको जिस सिस्टम बता दिया गया उस सिस्टम के तहत आप लोग क्लास से जुड़ जाइएगा। क्लास कल संडे को भी है, इधर छुट्टी नहीं रहेगी, ठीक है। फिर मंडे को तो रहती है। टाइम आप लोग का फिक्स है 8 बजे से 9:30 बजे। दिन में आप लोग अपने काम करिए, दिन में जिसके पास कोर्ट जाना है कोर्ट जाए। ये स्पेशली बैच उन लोगों के लिए है जो सर्विस क्लास में है, जो एडवोकेसी में है, या जो दिन में किसी काम से बिजी रहते हैं। 8 बजे सब लोग फ्री हो जाते हैं, तो इसके लिए ये क्लास उनके लिए रखी गई है। तो आज आप लोगों की क्लास कैसे लगी आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कल फिर हम लोग मिलेंगे, टाइम यही रहेगा 8 बजे। और आप लोग को कल जो पहला चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा सेक्शन 2, सेक्शन 2 में सीआरपीसी की जितनी भी मेन टर्मिनोलॉजी है उसको आपको बताया जाएगा, उसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है, किसको हम लोग बेलेबल ऑफेंस कहते हैं, किसको नॉन बेलेबल ऑफेंस कहते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, इंक्वायरी क्या होती है, ट्रायल क्या होता है, सम्मन केस क्या है, वारंट केस क्या है। ये सारी चीज़ें कल आप लोग को क्लास में बताई जाएंगे और साथ में लिखवाई भी जाएगी, ठीक। तो कल आप लोग अपने समय से जुड़ जाइएगा 8 बजे से, फिर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, कल फिर मिलते हैं आप लोग के साथ। Thank you, sir. थैंक यू सर। Good night, sir. थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू।